In this lecture, we will discuss electrolytic conductance, the next topic of electrochemistry. So, the first topic under this topic is types of conductors. There are two types of conductors. One is a metallic conductor, other is a electrolytic conductor. So, first we will discuss about the metallic conductor. मेटालिक जैसे इसका नेम है जो वो इंडिकेट कर रहा है, रिलेटेड टू मेटल्स. So when it is related to metals, then in such type of conductors, the flow of current flow of current occurs due to flow of electron. Flow of electron means electrons are responsible for the conduction. जो करंट फ्लो करता है मेटालिक कंडक्टर में से, उसकी वजह क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. दूसरा जो पॉइंट आ रहा है, देयर इज नो केमिकल डिकम्पोजिशन chemical decomposition occur when the current is passed. जैसे आपके पास एक आयरन की रॉड है, उसमें से करंट फ्लो करेगा तो किसकी वजह से करेगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से. लेकिन जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें कोई केमिकल चेंज है जो वो नहीं आएगी. ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें. जैसे ये हमारे पास है, जैसे एक रॉड है मेटल आयरन की, इसके अंदर एटम जो है वो ऐसे अरेंज होते हैं ना, ऐसे. These are the atoms which are like iron है, सपोज करो तो ये आयरन के एटम्स हैं. हर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो फिक्स है, पॉजिटिव चार्ज. ओके. और मूव कौन कर रहा है? ओनली द इलेक्ट्रॉन्स. हर जो एटम है उसने एक या दो जितने भी कंट्रीब्यूट किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से फ्री मूव कर सकते हैं. लाइक दीज आर द इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव फ्री. So this is structure, internal structure of metal. अब जब भी करंट पास होगा इसमें से तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, दे आर फिक्स्ड. ओके. सो इसमें कोई केमिकल डिकम्पोजिशन, कोई केमिकल चेंज नहीं आएगी. जब भी करंट फ्लो होगा तो केमिकल चेंज इसमें नहीं आएगी. अब जो तीसरा पॉइंट है वो है रिस्ट्रिक्शन इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कर्नल्स. ये जो पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड पार्टिकल है, इसको हम कर्नल्स बोलते हैं. ठीक है. और थर्ड पॉइंट में हम क्या लिख रहे हैं कि जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय कर्नल्स. ये जो पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड न्यूक्लियस हैं, इनको कर्नल्स बोलते हैं, और ये एक तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे इलेक्ट्रॉन तो फ्री मूव कर रहे हैं, लेकिन ये इनको फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. इसको कर्नल्स बोलते हैं, है ना. तो इस केस में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा. या आप ये भी कह सकते हो कंडक्टिविटी जो है वो मेटल्स की या मेटालिक कंडक्टर की, कंडक्टिविटी मींस टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विद डिक्रीज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. मींस ये मेटल की रॉड है, या सपोज करो वायर है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आप देखो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं ये फिक्स है. और कब फिक्स है? जब टेम्परेचर कम है. फिक्स क्यों है? क्योंकि इनकी एनर्जी कम है. जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इनको एनर्जी मिल गई. जब इनको एनर्जी मिली तो दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग लाइक दिस. अब क्या है कि दो कर्नल्स, दो पॉजिटिवली चार्ज ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो बीच में से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से पास नहीं हो पाएगा. So they obstruct the flow of electron.
at high temperature. When you increase the temperature, they get energy and they starts vibrating very fast, and then they obstruct the movement of free flowing electron. जब टेम्परेचर कम था तब ये पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, ये फिक्स है एक जगह भी, तब इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो जाते हैं. लेकिन when you increase the temperature, they starts vibrating. तो ये था फर्स्ट टाइप का कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर. मेटालिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन मटेरियल की नहीं होती जब करंट पास करते हैं. रेजिस्टेंस किसकी वजह से, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कर्नल्स, एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा. यहां हम कह दें कि कंडक्टिविटी जो इनकी डिक्रीज होगी. दूसरे टाइप का जो कंडक्टर है हमारा नंबर 2, that is electrolytic conductors. Okay, electrolytic conductor. अब इस केस में फ्लो ऑफ करंट is due to flow of ions. आयंस की वजह से आयंस मूव करेंगे. उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसमें फ्लो ऑफ आयंस है. तो आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंडक्ट करेंगे. दूसरा इसमें था, उसमें केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होती थी. इसमें क्या होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन टेक प्लेस. केमिकल डिकम्पोजिशन टेक प्लेस. केमिकल डिकम्पोजिशन इसमें होगी. ओके, जब भी आप करंट पास करोगे. नाउ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आर बेसिकली द सॉल्यूशंस, है ना. मेटालिक कंडक्टर्स आर मेटल्स, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर सॉल्यूशन, एंड वी नो दैट सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना. देन रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगा, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू. अब इसमें क्या है, एक तो सोल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट. तो इसमें कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होगा. नंबर 1 तो है सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन. ओके, या अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस भी बोल सकते हैं हम. तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन. दूसरा कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेगा, दैट इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब है हाइड्रेशन. हाइड्रेशन, जैसे कोई आयन है, वाटर में डाल दो तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है उस आयन को कवर कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन. तीसरा जो है भाई वो है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. दैट इज अ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी. अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब उसका फ्लो विस्कोसिटी उसकी जो है वो ज्यादा है. अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये तीनों टाइप के इंटरेक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे. सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन भी डिक्रीज हो जाएंगी, सोल्यूट सॉल्वेंट भी डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दिस स्टार्ट्स मूविंग फास्टर. विस्कोसिटी तो कम हो ही जाती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो. इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा. तो रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. या आप ये भी कह सकते हो कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. मेटालिक में उल्टा था, ठीक है. इस केस में कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, मेटालिक में क्या था, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी. तो ये दोनों का कंपैरिजन हो गया यहाँ पे कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एक दूसरे से कैसे अलग है. मेटालिक कंडक्टर का सीधा मीनिंग है मेटल्स. तो मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम होती है. रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, है ना. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस. सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो उसमें जितने भी टाइप की इंटरेक्शन है, सोल्यूट 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 सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, वो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड कम होगा.
तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो उसकी कंडक्टिविटी जो वो बढ़ जाएगी। जनरल टर्म्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस, जिसको आर से लिखते हैं कैपिटल, ओके। तो दैट इज द ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय इन द फ्लो ऑफ आयंस। जैसे आयंस मूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, कंडक्टिविटी कौन करता है? आयंस। और जो भी उसको ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसको ही रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओके। तो दैट इज ऑब्स्टेकल, ओके। ऑब्स्ट्रक्शन जो भी आएंगी, है ना, दैट ऑब्स्टेकल्स प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयंस, प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयंस। क्योंकि हम सेकेंड टाइप वाला करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कोई भी वाटर में डाला हुआ है, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल्स प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयंस। तो रेजिस्टेंस के जो यूनिट्स हैं वो ओम होता है, ठीक है। तो इसको हम, इसका सिंबल भी है, ऐसे करके बना देते हैं। सेकंड जो टर्म है दैट इज कंडक्टेंस। कैपिटल सी से लिखेंगे कंडक्टेंस को। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और यू कैन से इट इज द इजीनेस विद विच द आयन कैन मूव, ओके। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यहां क्या बोलेंगे? इजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ आयन, कितनी आसानी से आयन जो है वो फ्लो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, अगर ऑब्स्टेकल ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन फ्लो आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम C = 1/R, ओके। तो C इज कंडक्टेंस, R इज रेजिस्टेंस। तो यूनिट क्या हो जाएंगे भाई इसके? ओम इनवर्स। यहां इसको उल्टा लिख देते हैं, MHO, M पहले, H फिर उल्टा पीछे से, मो, ओके। तो दो टर्म्स ये हो गई। उसके बाद थर्ड है हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थर्ड टर्म इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम रो से लिखते हैं, दिस इज नोन एज अ रो, लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे रो। सो व्हाट इज स्पेसिफिक? इसको, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज अ रेजिस्टिविटी, इज आल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस ऑफ any conductor, or you can say resistance of this electrolytic solution, that is directly proportional to the length, है ना। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, बट इट्स L is your length of conductor। दूसरी चीज is directly proportional to area of cross section। what is एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम एक वायर की बात करें तो जितनी वायर की लेंथ ज्यादा है उतनी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और जितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तार मोटी होगी थोड़ी, तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर तार थोड़ी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, पतली सी तार है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। मतलब ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दोनों को कंबाइन करें तो ये बन जाता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो इस साइन को हटा के, प्रोपोर्शनलिटी साइन को, मैं लगा देता हूं एक कांस्टेंट रो, ठीक हो गया। तो जो रो लगाया है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी।
तो अब रो किसके इक्वल आ जाएगी, यहां से अगर निकालें तो रो बिकम इक्वल टू R इंटू ए बाय एल। ठीक है, R इज इक्वल टू ए बाय एल। तो रो इज कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी। तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रो? R के यूनिट क्या है, ओम, इंटू एरिया का यूनिट क्या है, आप सेंटीमीटर में ले लो, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ओवरऑल यूनिट आपके क्या बन जाएंगे, ओम सेंटीमीटर is the unit of resistivity. So if area of cross section is 1 centimeter square and length is taken as 1 centimeter, so the volume become 1 centimeter cube and that is equal to 1 ml. Then when this is 1, it means your rho, that is a resistivity, that become equal to resistance. So this resistivity become equal to resistance. Then how will you define resistivity? Resistivity is the resistance, equal to resistance now, is the resistance offered to all the ions present in 1 ml solution. So resistivity that is present in 1 ml solution. तो जितने भी आयंस 1 ml solution में हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब solution में है, उसका टोटल जो उनको ऑफर्ड हो रहा है, ऑब्स्टैकल्स हैं, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब यहाँ पे ये भी हो जाता है कि दिस है ना, 1 सेंटीमीटर, जितने इसमें आयंस हैं और उनको जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जितना ऑफर रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है उनको, दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टिविटी। सो आगे एक टर्म है हमारे पास, that is a conductivity cell. conductivity cell क्या होता है? Cell in which conductivity or conductance is measured. जिसके साथ हम कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। कुछ कंडक्टिविटी सेल आपका ऐसा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है ना, दिस इज ए एंड द लेंथ बिटवीन दीज टू इज एल। और अच्छे से बनाएंगे कनेक्टिविटी सेल तो ये कनेक्टिविटी सेल आपका ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसे करके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स की नीचे जो है प्लेट्स लगी होती हैं। इसके एरिया की बात कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो लेंथ है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। एवरी कनेक्टिविटी सेल हैज अ सेल कांस्टेंट। हर कंडक्टिविटी सेल का एक सेल कांस्टेंट होता है, किसके इक्वल होता है वो, L/A के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो इसके यूनिट अक्सर पूछे जाते हैं, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे भाई, सेंटीमीटर लेंथ और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर इनवर्स इसके यूनिट हो गया। मीटर इनवर्स भी हो सकता है अगर आप मीटर में लो, लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में लेते हैं, दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, दैट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, दैट इज लेंथ, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड द सेल कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स आर पर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो टर्म इसमें आएगी हमारी वो होगी कंडक्टिविटी। अभी हमने रेजिस्टिविटी किया था, दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 4th, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। लास्ट वाला पॉइंट था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। उसको रो से रिप्रेजेंट करते थे,
और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कप्पा से, स्मॉल के डाल देते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं कप्पा। दैट इज द सिंबल टू एक्सप्रेस द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो होती क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द it is the reciprocal, it is the reciprocal of resistivity। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, ऐसे ही ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। ओके, तो इसका मतलब ये भी हम लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 centimeter cube ऑफ द सोल्यूशन। ओके, सो दिस इज आल्सो नोन एज कंडक्टेंस ऑफ all the ions present in 1 centimeter cube और 1 ml of solution। ठीक है, जैसे ये हमारे पास ये है ना 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये बीकर के अंदर अगर हम इतना पोर्शन ले लें सोल्यूशन का, तो उसमें जितने भी आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा सोल्यूशन है बीकर में और हमारा इतना पोर्शन लेना है, कितना 1 सेंटीमीटर लेंथ 1 सेंटीमीटर ब्रेथ 1 सेंटीमीटर हाइट। तो इसके अंदर जितने भी आयंस आ जाएंगे उन आयंस की कंडक्टेंस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक वर्ड इसीलिए यहाँ पे बिकॉज वी स्पेसिफाई है ना, 1 सेंटीमीटर इज स्पेसिफाइड दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस हैं उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं और उसी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। तो अब इसके यूनिट ड्राइव करेंगे। कप्पा होता है 1/ρ, हमने लिख लिया, इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा फिर, इक्वल टू 1/r इंटू L/A, 1/r L/A। 1/r क्या बन गया, दैट इज अ कंडक्टेंस, है ना, दिस बिकम अ कंडक्टेंस। और L/A क्या किया था अभी, सेल कांस्टेंट। और कप्पा क्या है, ये है दिस कंडक्टिविटी, जहां हम इसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये एक रिलेशन बन गया इनमें, सेल कांस्टेंट अगर निकालना है तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड क्या कर देंगे, कंडक्टेंस, तो आपका सेल कांस्टेंट भी यहां से आ जाएगा। अब इसके यूनिट ड्राइव करते हैं, बड़ा इजी है। देखो 1/r के यूनिट क्या होंगे, r होता है ओम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स। L/A सेल कांस्टेंट का यूनिट अभी किया था, वो क्या था, पर सेंटीमीटर। तो ये इसके यूनिट हो गए स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम साइमन भी लिखते हैं, कैपिटल S से। ठीक है, तो S पर, तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर कंडक्टेंस दिया है या कंडक्टिविटी दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये यूनिट से पता चलेगा। जैसे ही आपको यूनिट मिल जाए साइमन पर सेंटीमीटर या ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको कंडक्टिविटी दे रखी है। तो ये न्यूमेरिकल के अंदर आप ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, अब 5th जो टर्म है इसमें वो आ जाएगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं उसको हम, मोलर कंडक्टिविटी। 5th टर्म मोलर कंडक्टिविटी, ये इसका सिंबल है, लैम्डा m बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट प्रोड्यूस्ड बाय, अगर सपोज करो हम किसी सोल्यूशन के अंदर, ये हमारे पास वाटर है, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो जितने भी ये आयन प्रोड्यूस करेगा ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर में डालेंगे तो इट प्रोड्यूसेस आयंस। तो सपोज दीज आर द आयंस, है ना, ब्लू 1। तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
इज नोन एज मोलर। अब यहाँ पे मोलर का मतलब 1 मोल हो गया, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ, क्या लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, कंडक्टेंस, या हम इसमें कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी ही लिख लेते हैं, चलो फिर कंफ्यूजन होगी आपको। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आप डालो तो उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में क्या था, अमाउंट मेंशन नहीं थी, उसमें था कि हम इस सॉल्यूशन के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, ऐसे जितने आयन उसके अंदर आ गए उसकी कंडक्टिविटी को बोलते थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है ना, इसमें आयंस हैं, मैं आयंस बना रहा हूं ब्लू से, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला और दीज आर दी आयंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस था कि हम इसमें 1 सेंटीमीटर जैसे इतना ले लें, जितने आयन इसके अंदर आ गए उसको बोलते थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, और कंडक्टिविटी जितने आयन इसके अंदर है। अब लिक्विड है, कोई मेंशन नहीं है कि कितना सेंटीमीटर, एक इलेक्ट्रोलाइट उसमें 1 मोल डालना है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लें और उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is added to 1 centimeter cube of solution, then kappa become equal to this. Then molar conductivity become equal to specific conductivity. कब, जब हम, क्योंकि molar conductivity क्या है हमारी, the conductivity of all the ion produced by 1 mole of electrolyte, और specific conductivity क्या थी, conductivity of all the ion which are present in 1 centimeter cube of solution। तो दोनों को इकट्ठा कर दो, हम लेते हैं 1 मोल ही, ठीक है, एक बात उसकी मान ली, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, एक बात इसकी मान ली। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अदरवाइज इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा × 1000 बाय m। m का मतलब यहां पे है मोलैरिटी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m = कप्पा × v। नाउ व्हाट इज v? v अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, अब देखो यहां से, अगर ये वाला v हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये मैंने बताया आपको कि अगर हम सोल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें और उसमें 1 मोल डाल दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो V क्या है, वॉल्यूम इन ml। व्हाट इज V? वॉल्यूम इन ml which contain 1 mole of electrolyte, which contain 1 mole of electrolyte। तो अगर वॉल्यूम है 1 ml, ना, यहां पे मैं लिख दूं 1 ml, तो दोनों इक्वल हो गए। अगर वॉल्यूम है 1 ml नहीं है, मान लो, जैसे मान लो उसने दे दिया कि m moles are present in 1 liter solution, that is molarity। What is molarity? Molarity means moles per liter, so this m is moles per liter। इसका मतलब क्या होगा, m moles are present in 1 liter solution, और इसको हम 1000 ml solution भी लिख सकते हैं ना, 1000 ml solution। तो अब क्या देखना है हमें, 1 मोल किसमें होगा, अगर हम 1 मोल ले लें, m मोल की जाए, 1 मोल सोल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन 2000 बाय
ml of solution. So this, what is this? This is when you take 1 mole, है ना, 1 mole electrolyte. 1 mole electrolyte किसमें प्रेजेंट है, कितने ml में प्रेजेंट है? 1 mole of electrolyte, वॉल्यूम इन ml which contain 1 mole of electrolyte. It means आपका ये 1 mole है जो जितने भी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, दैट इज V. तो इस V की जगह पे हमने क्या कर दिया, 1000/m पुट कर दिया. ये देखो यहाँ, समझ में आ रही बात? अच्छे से समझो इसको. V is the volume in ml which contain 1 mole of electrolyte, है ना. तो मोल्स मोलैरिटी होती है. मोलैरिटी का मतलब है m moles are present in 1 liter solution और 1000 ml solution. तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने ml में होगा, 1000/m. तो V क्या है, वॉल्यूम इन ml, तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है, 1000/m. तो ये इसका फॉर्मूला बन गया. अब हम इसके यूनिट्स लिखेंगे. यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. कप्पा के यूनिट क्या थे भाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू वॉल्यूम का आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. नीचे क्या आ जाएगा भाई, दिस मोल. इसको मोलैरिटी रहने दो, मोलैरिटी एम ही रहने दो, मोल्स पर लीटर ही है ये. तो ये क्या बन गया हमारा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यहां से, और नीचे क्या है मोल, तो पर मोल. ये इसका यूनिट आ गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लिखोगे ना मोल पर लीटर, मोल नीचे, पर लीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब ऊपर. तो ये बन गया उसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. 6th इसमें आ जाता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. अब इसमें मोलर कंडक्टिविटी में मोल था, एक टर्म होती है इक्विवेलेंट वेट. तो वो इक्विवेलेंट वेट जो है वो इसमें आएगा. ये था 6th. इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऐसे करके. ओके, सो अब उसमें लिया था 1 मोल, इसमें क्या लेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड by 1 gram equivalent of electrolyte. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब हमारा सोल्यूशन है, ठीक है. अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट. पहले क्या ऐड किया था, 1 मोल. अब क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट. और जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे उसकी कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो इसमें भी हम सेम लिख सकते हैं. अगर मान लो मैं इसके अंदर इतना सोल्यूशन ले लूं, है ना, तो जितने आयन इसके अंदर आएंगे उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज एडेड टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तब क्या हो जाएगा, कप्पा बिकम इक्वल टू दिस. अदरवाइज कप्पा का इसका क्या रिलेशन होगा इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का, कप्पा इंटू वी, जैसे उसमें किया था. अब यहाँ पे वी क्या है, वी इज वॉल्यूम इन ml विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो इसको हम अगर वैसे ही ड्राइव करें जैसे वहां पे किया था, तो ये बन जाएगा कप्पा इंटू 1000 बाय, नीचे आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी. व्हाट इज एन, एन इज नॉर्मेलिटी. अब इसके यूनिट्स लिखें. कप्पा के यूनिट थे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. नॉर्मेलिटी इसके होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. नीचे ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, पर लीटर मीन्स ऊपर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. तो यूनिट बन गए हमारे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर gram equivalent inverse. So these are the units of equivalent conductance.
तो अब ये जो यूनिट्स हैं मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी डेफिनेशन भी सीबीएसई एग्जाम में पूछी जाती है कि डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट इट्स यूनिट, डिफाइन मोलर कंडक्टेंस, राइट इट्स यूनिट। तो ये ध्यान से करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी रिलेशन, लास्ट इसका, बिटवीन एम एंड, जो रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में होता है वही रिलेशन इसमें होगा, ठीक है। हम लिखेंगे लैम्डा एम इक्वल टू नॉर्मेलिटी, इसमें नॉर्मेलिटी आएगी ना, तो एन इंटू, तो क्या मोलैरिटी इक्वल टू एन इंटू नॉर्मेलिटी लिखते थे। एन क्या था, एन था हमारा एसिडिटी और बेसिसिटी, वही रिलेशन इसमें आ जाएगा, है ना। तो एन क्या चीज है, अगर एसिड दिया है तो ये क्या बेसिसिटी, अगर बेस दिया है तो ये क्या एसिडिटी, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन और एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। अगर सॉल्ट दिया मान लो तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो इसके बेस पे प्रॉब्लम्स भी आएंगे आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आपने इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है, निकालना होगा इक्विवेलेंट वेट, लेकिन आपको देगा मोलैरिटी, या निकालनी होगी आपने मॉलिक्यूलर दिस मोलर कंडक्टिविटी, देगा आपको नॉर्मेलिटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में आपको क्या चाहिए, क्या फार्मूला था मोलर कंडक्टिविटी का, 1000 कप्पा इंटू 1000 मोलैरिटी, इसका क्या फार्मूला था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी चाहिए, आपको न्यूमेरिकल में मोलैरिटी दी होगी, तो उस मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कैसे करना है, इससे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया है ना, एग्जांपल दे रहा हूं, 0.1 मोलर H2SO4 दे दिया, लेकिन आपने निकालना है ये, तो आपको क्या चाहिए नॉर्मेलिटी। तो इसको नॉर्मेलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो एन की वैल्यू 2, मोलैरिटी आपको दी है, इससे 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, 0.05। बस ये देख के ध्यान से यूज करना है न्यूमेरिकल के अंदर। न्यूमेरिकल के अंदर यही प्रॉब्लम होगी, आपको मोलैरिटी दी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए बोला है, या आपको उल्टा दे दिया मतलब ऑपोजिट, तो आपको उसको चेंज करना है। तो ये था हमारी बेसिक टर्म्स इन दी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन।